नमस्कार मित्रों। क्या महाराष्ट्र के राजनीति में माइंड गेम्स चल रही है? मैं इसके लिए ये कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीति में आजकल बहुत सारे नेताओं का बहुत अलग अलग बयान आ रहे हैं। खास करके कल के मोदी जी और उद्धव ठाकरे जी के जो मीटिंग हुई उसके बाद देखिए मित्रों, अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सेना की युति होगी, भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के साथ जाएगी। तो ये सब कयासों में आज पत्रकार और पूरा विश्लेषक इसमें लगे हुए हैं। मेरा इसमें थोड़ा सा अलग मत है और मैं इसको उसी तरह देखता हूँ कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब फिलहाल उस दिशा में जा रही है। अगर आपको एक बात ध्यान में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 7 साल का जो प्रवास है उसमें वो पूरी तरह से अपने पार्टी को किस तरह से सिंगल हैंडेडली पावर में लाए और अलायंस किए बिना या ब्लैकमेलिंग किए बिना सत्ता में आने का पूरा कोशिश करने की रणनीति अपनाई हुई है। मित्रों, इसमें कुछ लोग दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के बाहर ऑपोजिशन थोड़ा माइंड गेम्स खेल के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब ये क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखिए मित्रों, अगर आप लोगों ने कल के जो मीटिंग के बाद के स्टेटमेंट्स देखे होंगे तो उद्धव ठाकरे जी थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा था कि मोदी जी से मैं बात करके मैं मिल के महाराष्ट्र के विषयों के नाम पर मैं मोदी जी के जाके अपनी नाकामियों का एक पूरा ठीकरा में केंद्र पे फोड़कर प्राइवेटली उनसे बात कर ये सरकार आपको समर्पित करके मैं राजीनामा देकर आप कृपया मेरे साथ आइए, ऐसे कुछ उन्होंने ऑफ़र किए हो सकते हैं और उनको उसमें नाकामी मिली है। ये मेरे कल के वीडियो में मैंने विश्लेषण किया है और ये मुझे इसलिए लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को अब कांग्रेस और एनसीपी, क्योंकि कांग्रेस लगातार खुद से फाइट करने की बात करे, कांग्रेस का एक जो वोट बैंक है वो मुस्लिम और एक महार एससी में एक महार वोट बैंक है जो मुंबई में बहुत ताकतवर समाज है और उसमें बीजेपी और कांग्रेस ही दो पार्टी है जिनको वो वोट करती है। पॉकेट्स में बीएसपी को भी वोट करती है, लेकिन मुस्लिम्स जो है वो अब एमआईएम और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में डिवाइड है। शिवसेना को मुंबई में मुसलमान वोट नहीं करेंगे, हालांकि शिवसेना कोशिश ज़रूर करती है, बट मुस्लिम समाज में ओवैसी का जो क्रेज़ है मुंबई में वो बहुत ज़बरदस्त है। कांग्रेस का जो पकड़ है संगठनात्मक मुसलमानों में वो ज़बरदस्त है और समाजवादी पॉकेटों में क्योंकि उनके एक नेता है अबू आज़मी, उनके वजह से कुछ पॉकेट्स में समाजवादी ताकतवर है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उसके मतदार जो मुसलमान हैं वो शिवसेना के साथ साझा। शिवसेना ने हिंदुत्व वोट खो चुके हैं। हिंदूवादी जो वोट बीजेपी की वजह से मुंबई में मिलते थे वो अब शिवसेना को नहीं मिलेगा क्योंकि वो कांग्रेस जैसे एक सेकुलर पार्टी के साथ जाके पूरी तरह से अपने आइडियोलॉजी को सरेंडर किया है। अब ये जानते हुए उद्धव ठाकरे जी जो खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट भी आते होंगे कि आए होंगे कि क्या स्थिति है, परिस्थिति है उनकी पार्टी में। तो वैसे में अब मैंने ये कल ऑलरेडी विश्लेषण किया है कि क्या स्थिति में उनको ये अलायंस कैसे भी बीजेपी के साथ चाहिए। देखिए, उद्धव ठाकरे जी का व्यक्तिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। वो इसलिए क्योंकि 25 साल बीजेपी शिवसेना की सत्ता रही है और बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो जेन्युइनली चाहती है कि हम वापस से शिवसेना के साथ जाकर सत्ता स्थापन करें और ये ज़्यादातर मुंबई के बाहर के नेता हैं। लेकिन मुंबई, कोंकण, ठाणा, यहाँ के अगर आप नेताओं से पूछोगे तो वो नेताओं की बात कर, अभी तक मैं कार्यकर्ताओं तक आया नहीं। ये जो नेता है ये शिवसेना के साथ अलायंस के खिलाफ है और ये खास करके एनसीपी के साथ अलायंस के लिए थोड़ा फेवरेबल है। लेकिन इसमें एक तीसरा तबका है विदर्भ और नॉर्थ महाराष्ट्र। यहाँ पे एक ऐसा तबका है जो दोनों शिवसेना और एनसीपी के साथ बीजेपी को नहीं जाने देना चाहती। वो है विदर्भ, मतलब नागपुर का, और नॉर्थ जो महाराष्ट्र का नॉर्दर्न साइड है वहाँ के जो लीडर्स हैं, खास करके जलगांव
और आसपास के नासिक, जलगांव ये साइड के, जो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी बिल्कुल भी अलायंस ना करे किसी भी पार्टी के साथ। अब ऐसे में बीजेपी का जो काडर है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो पिछले 1.5-2 साल में 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता के ऊपर केस लगी है, जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ बोली हो या इस सरकार की नाकामियाँ गिन के गिनाया, ऐसे 10,000 कार्यकर्ता के ऊपर केस फाइल हुआ है। और ये सारे केसेस में मदद में एक्स चीफ मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस जी पर्सनली सारे केसेस को पर्सनली ओवरलुक करके इनको हेल्प करने की कोशिश भी की है। ऐसे समय में अगर बीजेपी शिवसेना के साथ अलायंस करती है तो वो कार्यकर्ता उससे नाराज़ होंगे और कार्यकर्ताओं के प्रेशर में आके बीजेपी वो अलायंस नहीं करेगी, ऐसा अभी की स्थिति है। क्योंकि अगर अभी वो शिवसेना के साथ भी जाएगी जिसने पार्टी को धोखा दिया, और एनसीपी को साथ जाएगी जिसने देवेंद्र को धोखा दिया, तो वो कार्यकर्ता नागवार गुजरेंगे। और ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा ये है कि जिस तरह मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स को जानता हूँ, वो बीएमसी जैसे 37,000 करोड़ के बजट वाले जो एक संस्था है, उसको कभी भी वो शिवसेना के हाथों में रहने देंगे नहीं, खास करके शिवसेना के दगाबाजी के बाद। ऐसे समय में ये कयास लगाना कि उद्धव ठाकरे के एक मीटिंग के वजह से नरेंद्र मोदी का मन पिघल जाएगा। नरेंद्र मोदी भले ही स्टेटमैन है, लेकिन वो एक श्रूड पॉलिटिशियन है, और वो पॉलिटिशियन अपने पार्टी को जितना फ़ायदा हो उसी के बारे में सोचते हैं। वो कोई अटल जी या आडवाणी जी जैसे नेता नहीं है। हाँ, वो अपने देश के हित के लिए और बाकी हित के लिए वो अपोजिशन के साथ संवाद करेंगे, लेकिन जिसने धोखा दिया उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अपने पार्टी को कहेंगे, वो उसके चांसेस कम लगते हैं। इसमें मित्रों एक मूलभूत फ़र्क ऐसा है कि लोग कयास लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बिहार होगा या नीतीश कुमार जैसी स्थिति आएगी जहाँ पे नीतीश कुमार वापस आएंगे। देखिए, अब महाराष्ट्र को बिहार से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में ना बीएमसी है, ना 37,000 करोड़ के बजट वाले कोई म्यूनसिपालिटी। एक दूसरा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है वो ज़मीनी तौर पर बीजेपी से बहुत ज़बरदस्त नफ़रत अपने खुद के कार्यकर्ताओं में भी और इधर से भी हो गया है, और पर्सनली बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मन दुखाया है। वहाँ पर जेडीयू ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जेडीयू से बीजेपी के संबंध ऐसे तो उन्होंने सत्ता में रहने के बावजूद दुरुपयोग करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। तो ये दोनों सिचुएशन कंपेयर करने लायक नहीं है। तीसरी बात ये है कि बीजेपी का जेडीयू में कोई फेस नहीं था ना। बीजेपी ने कभी वहाँ पे मुख्यमंत्री पद का कुर्सी वहाँ पे सत्ता में आए थे। यहाँ पे देवेंद्र जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के तौर पे आए थे, और उन्होंने महाराष्ट्र 5 साल बहुत सक्सेसफुली चलाया। ऐसे में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती, अलायंस में जानी होती, वो 1.5 साल पहले करती। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। तो 1.5 साल पहले भी मोदी जी को एक फ़ोन घुमा के प्रॉब्लम सॉल्व करना था, वो कर सकते थे। चाहे तो अपने ही पार्टी के लोगों को बोल देते कि ठीक है, उद्धव ठाकरे जी को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाओ, बाद में हम देखेंगे क्या। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये सारे कयास जो एनालिस्ट लगा रहे हैं, ये पूरी तरह से भ्रम फैलाने का एक कार्यक्रम चालू है। और पॉलिटिकल नेता है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी दे रहे, जिसमें कार्यकर्ताओं में एक संदेह पैदा हो, क्योंकि वो अपने खुद के पद के लिए, अपने खुद के कुर्सी के लिए वो आतुर होके हम शिवसेना के साथ जाएंगे, केंद्र ने परवानगी दी तो जाएंगे, केंद्र परमिशन दी तो आदेश देंगे तो जाएंगे, ऐसे सब बेतुके बयान दे रहे हैं जो शोभा नहीं देता ऐसे समय। तो इसलिए मित्रों, ये सारे जो कयास है, इसमें विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जितना मैं पॉलिटिक्स को नज़दीक से देख रहा हूँ महाराष्ट्र में, और जितना मैंने स्टेटमेंट्स जो ग्राउंड लीडर्स हैं, जिन्होंने पूरा विधानसभा के सत्र में बीजेपी को, महाविकास आघाड़ी को पूरा कटघरे में खड़ा किया, ऐसे नेता जो पूरे महाराष्ट्र के जिलों में घूमे, ऐसे नेताओं के अगर बयान देखता हूँ तो मुझे किधर भी अलायंस की चांसेस दिख नहीं रही। मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है मिड टर्म पोल।
और वो जब भी होगा, अगर ये सरकार गिरती है तो मिड टर्म पोल होगा, नहीं तो 5 साल बाद जो इलेक्शन होगा। दोनों इलेक्शन के लिए बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, और केंद्र से भी वो तैयारी दिख रहा है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट, बीजेपी मुंबई की टीम जो है, उनके अगर आप ट्वीट्स पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बीएमसी के चुनाव में शिवसेना को कॉर्नर करने में लगी, ये भी दिख रहा है। ना ही पार्टी ने उनको मेलो डाउन होने के लिए कहा है, और वो रोज़ एग्रेसिवली ज़बरदस्त टारगेट कर रहे हैं, रोज़ कॉल कर रहे हैं। तो अगर ऐसे में कोई कयास लगा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक संभ्रम की माहौल क्रिएट करना चाहता है, उसमें कोई सच्चाई मुझे तो नहीं दिख रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़रूर आपके सुझाव कमेंट के द्वारा दें। अगर मेरे से कुछ गलती भी हुई तो वो भी ये करें, मैं सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।